को दिखाते हैं पाकिस्तान में योगी मॉडल की चर्चा को लेकर खबर क्या है। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बजट पेश हुआ, जिसे योगी आदित्यनाथ ने बताया ये महिलाओं का, किसानों का, गरीबों का बजट है और कैसे ये बीते वर्षों की तुलना में 12.9% ज्यादा है। लेकिन अखिलेश यादव ने इसे उनका विदाई बजट बता दिया, ये कहते हुए कि 2027 चुनाव से पहले ये उनका आखिरी बजट साबित होने वाला है। लेकिन इस बीच एक वीडियो वायरल है पाकिस्तान में, और क्यों योगी मॉडल की चर्चा है, देखिए। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपना बजट पेश कर रही थी, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की संसद का एक पुराना वीडियो धूम मचा रहा था। पाकिस्तानी संसद में उत्तर प्रदेश को अपने मुल्क से कहीं ज्यादा ताकतवर बताने वाले इस सांसद का नाम बैरिस्टर गौहर अली खान है, जो कि इमरान खान की पार्टी से जुड़े हुए हैं। यूपी के बजट में क्या खास रहा बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये सुनिए कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान के सांसद ने जो बातें कही वो आखिर क्यों कही। दरअसल यूपी का बजट पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों से ज्यादा है। साल 2026-2027 में यूपी का कुल बजट 9,20,000 करोड़ रुपए का है, जबकि पाकिस्तान का कुल बजट 5.6 लाख करोड़ रुपए का ही है और बांग्लादेश का कुल बजट करीब 6 लाख करोड़ रुपए का है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो बजट पेश किया, उसमें मुख्यमंत्री शहरी विस्तार और नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह सभी प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने के लिए 300 करोड़ रुपए, मथुरा में नए डेयरी प्लांट के लिए 23 करोड़ रुपए, अनाज भंडारण को लेकर नए गोदामों के लिए 25 करोड़ रुपए, परिषद स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए बजट में 358 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए नई एक जिला एक व्यंजन योजना भी शुरू होगी, जिसके लिए 75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। जब मुंह खोला तब बुरा बोला।
पहली है, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। उत्तर प्रदेश का बजट जो सरकार बता रही है कि 9 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है और ये अपनी उपलब्धि बता रही हैं और ये मानना जाता है कि हर बजट पिछले बजट से बड़ा होता है। और सरकार जो खर्च करती है, आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कल शाम तक करीब तय हो जाएगा कि सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी, जिसका फैसला कल के अगले दिन यानी परसों दोपहर तक हो जाएगा। अब से महज कुछ घंटों के बाद यानी 12 फरवरी को बांग्लादेश में 13वां संसदीय चुनाव है, जिसमें मुख्य टक्कर 2 ही दलों के बीच जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच है, जबकि पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बांग्लादेश में चुनावी काउंटडाउन, 2 दलों के बीच महायुद्ध। हसीना के बाद पहला चुनाव, बदलेगा बांग्लादेश का भाग्य। दांव पर अल्पसंख्यकों का भविष्य, चुनाव बाद क्या होगी तस्वीर? बांग्लादेश का हर अल्पसंख्यक आज यही सोच रहा है कि चुनाव के बाद अपने ही देश में उनकी कैसी तस्वीर होगी। क्या बांग्लादेश का भाग्य बदलेगा या हिंदुओं पर जुल्म जारी रहेगा? आने वाले चंद घंटों के बाद बांग्लादेश में संसदीय चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए सरकार की तैयारी पूरी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी की गई है। दोनों दलों के नेता मैदान पर जी तोड़ मेहनत में जुटे हैं। एनडीटीवी की टीम भी बांग्लादेश के चुनावी मैदान पर जनता का मूड भांपने के लिए नॉनस्टॉप कवरेज कर रही है और पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां 2 ही दलों के बीच मुख्य रूप से टक्कर है। पहला जमात इस्लामी बांग्लादेश, दूसरा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। दोनों ही दलों के नेता मैदान में डटे हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस चुनाव से पहली बार दूर है, क्योंकि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन्हें आगामी चुनाव में भाग लेने से रोक दिया है। अभी बीते कुछ महीनों से पूरा हिंदुस्तान बांग्लादेश का हाल और वहां की स्थिति देख रहा है। कैसे अल्पसंख्यक हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथी किसी को आग के हवाले कर दे रहे हैं तो किसी की हत्या, और अल्पसंख्यकों पर जुल्म लगातार बरकरार है। अब इससे डरा हुआ है बांग्लादेश का हिंदू वर्ग। यहाँ हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थल ढाकेश्वरी मंदिर है। एनडीटीवी ने इस मंदिर का दौरा किया और उन श्रद्धालुओं से बात की जो लक्षित हिंसा के बीच डर के माहौल में जी रहे हैं। अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा और वोट देने के कारण होने वाले संभावित प्रतिशोध को लेकर चिंतित हैं। थोड़ी सी बदल आ गए हैं मेरे जज्बात में, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले जैसे मैं बाहर निकल सकती थी, अकेले घर से बाहर निकल सकती थी। अब ऐसा थोड़ा माहौल, मैं कहूँगी कि अब मुझे सुरक्षित नहीं लगता कि मैं घर से अकेले निकलूँ। जिस पार्टी के एमपीज खुलेआम ये बोल रहे हैं कि हम औरतों को
जॉब में नहीं घुसने देंगे, उनको घर में रहना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी खुलेआम ये बोल रहे हैं कि औरतें पे अगर आदमी हाथ उठाए तो वो ठीक है, वो जस्टिफाइड है, उस पार्टी को हम कैसे यकीन करेंगे जो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम शरिया लॉ को इम्पोज कर देंगे, हम इस्लामिक स्टेट चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की मौजूदा स्थिति आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की आबादी में भारी कमी आई है। बांग्लादेश में पहले 19% हिंदू आबादी थी, जो अब घटकर 9% रह गई है। बांग्लादेश के चुनाव में इस बार महिला और उसकी सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। लिहाजा दोनों ही दल, जमाते इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने महिलाओं को मैदान में भी आगे रखा है और लोगों से वोट की अपील कर रही है। हम देखा है, आपको पता है कि जो चिटागांग जिला में जो रंगुनिया और बेसराय में जो हिंदुओं के ऊपर जो आग लगाया गया है, बल्कि ये नहीं है कि अंदर से वो जिंदरा लगा के, अंदर से सिटकनी लगा के आग लगा दिया गया। तो इससे ये प्रतीयमान होता है कि जो आने वाला चुनाव डर का माहौल है। बिल्कुल, ये एक पैनिक बनाने का एक प्रयास है। বাংলাদেশ জামাত ইসলামী নারীদেরকে মর্যাদা দিয়ে নারীদের জন্য একটা আলাদা বিভাগ রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিয়েছে বলেই এই নারী জাগরণ। उधर बांग्लादेश के प्रमुख स्थानीय दैनिक अखबार प्रथम आलू की अलग ही रिपोर्ट है। अखबार की ओर से अक्टूबर 2025 में किए गए राष्ट्रीय जनमत सर्वेक्षण के नतीजे उसी साल 9 दिसंबर को प्रकाशित हुए, जिसमें पता चला कि लगभग 70% लोगों ने अवामी लीग की इन चुनाव में बिना शर्त भागीदारी की मांग की। 28% लोगों ने अवामी लीग की भागीदारी न चाहने की बात की, जबकि संभावित वोट हिस्सेदारी के संदर्भ में सर्वेक्षण से पता चला कि लगभग 66% लोग बीएनपी को वोट दे सकते हैं और करीब 26% लोग जमाते इस्लामी के पक्ष में हैं। पिछले 18 महीनों से जमाते इस्लामी बांग्लादेश की शासक है और मोहम्मद यूनुस उसके सर्वोच्च कमांडर हैं। लेकिन अब देखना होगा कि देश में सत्ता परिवर्तन होता है या फिर अंतरिम सरकार पर ही जनता मुहर लगाती है। बांग्लादेश से सौरभ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।